अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के ए डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ये खैर आफियत से होंगे और खुश खुनम ज़िंदगी गुजारे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है असगर गोंडवी। मैं थोड़ा ज़्यादा आगे हूँ, शायद उनकी फ़ोटो अब ठीक लग रही है। आज का टॉपिक दोस्तों कौन है? असगर साहब। कौन है? असगर गोंडवी। बहुत शानदार गज़ल को शायर हैं। फिराक गोरखपुर की तरह इनकी गज़लें भी मध्यम, ठंडक, धीमे लहजे की तरह पहचानी जाती है। बहुत शानदार गज़ल को शायर हैं। नाम इनका असगर गोंडवी है। हालांकि आप पैदा गोरखपुर में हुए थे, लेकिन इनके वालिद साहब मुलाजमत के सिलसिले में गोंडा जाके बस गए थे, तो आप असगर गोंडवी कहलाए। ठीक है, एक जगह है गोंडा। क्या है? गोंडा। गोंडा की वजह से क्या कहलाए? गोंडवी कहलाए। वैसे नाम इनका असगर है। पूरी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेलेशन में। आज की क्लास में पढ़ने से आपको दो तीन चीज़ें नई नई जानने को मिलेगी। असगर वाला जो मैटर है, असगर साहब की ज़िंदगी में जिगर मुरादाबादी बहुत अहम शख्सियत हैं। अगर असगर गोंडवी की बात की जाए, साथ में जिगर मुरादाबादी की बात ना की जाए, तो क्या लगेगा? कुछ खाली खाली सा लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये बताऊंगा क्लास के आपको एंड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सुन के या तो हंस के लोटपोट हो जाओगे, या हो सकता है आश्चर्य करने लगोगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। आपने एक शेर सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। बहुत अजीम शायर हैं वो भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन दोनों की जिंदगी में कुछ खास, कि दोनों एक दूसरे से जुड़ के रह गए, और जब भी इसका नाम लिया जाए तो उनका नाम ले लिया जाता, उनका नाम लिया जाए तो इनका नाम साथ में लेना जरूरी हो जाता है। ऐसी क्या बातें हैं आज की क्लास में दोस्तों आपको जरूर बताएंगे। तो पहले हम जानते हैं असगर गोंडवी के बारे में, फिर जानेंगे हम डिटेल में सारी चीज़ों को। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी किसकी? असगर गोंडवी की, जो कि कौन है? एक अजीम गजल गो शायर हैं। चलिए असगर गोंडवी के बारे में डिटेल में हम चीज़ एक एक करके जानते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारुफ और शख्सियत, फिर पढ़ेंगे तालीम, फिर पढ़ेंगे मुलाजमत और हालात ज़िंदगी, फिर पढ़ेंगे अहम तसानीफ, और आखिर में पढ़ेंगे कलाम की खसूसियात। किनकी? असगर गोंडवी की। असगर गोंडवी की। चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों तारुफ और शख्सियत से। तारुफ और शख्सियत। असल नाम इनका है असगर हुसैन। असगर हुसैन, और नाम की मुनासबत से तखल्लुस क्या रखा है? असगर। ये आपको पता है, ज्यादातर शोरा ने यही रखा है, जो उनका नाम हो उसी को उन्होंने क्या रखा है? तखल्लुस रखा है। पैदाइश आपकी 1 मार्च 1884 गोरखपुर, अपने आबाई वतन में। आबाई वतन के बाप दादा, इनके पूर्वज, इनके अजदाद यहीं पैदा हुए थे। तो थे कहाँ से? ये गोरखपुर के। लेकिन मुलाजमत के सिलसिले में वालिद साहब कहाँ चले गए थे? गोंडा चले गए थे, इसलिए गोंडवी कहलाए थे। ठीक है, वफात इनकी हुई थी 9 नवंबर 1936 इलाहाबाद में। अगर आपको तारीख याद ना रहे कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है 1884 और 1936। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। वालिद का नाम है दोस्तों सैयद तफज्जुल हुसैन। सैयद तफज्जुल हुसैन। इसके बाद असगर गोंडवी एक गजल को शायर है। गजल में उन्होंने तसव्वुफ को अपना मौजू बनाया। किसको बनाया? तसव्वुफ, सूफिज्म, एक सूफीपन इनकी गजलों में नजर आता है। इनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में गोंडा चले आए, और यहाँ वो सदर कानून गो थे। कौन थे? कानून गो के सदर, अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। एडवोकेट कमेटी के क्या थे? वो अध्यक्ष थे। यहीं पर उन्होंने मुस्तकिल रिहाइश गाह बना ली, इसी वजह से असगर गोंडवी कहलाए। अपने कारोबार के लिए, अपनी नौकरी के लिए वो गोंडा आए थे, और इसी वजह से क्या कहलाए? गोंडवी कहलाए। अब बात करते हैं तालीम के मामले में। बात इनकी शिक्षा की करते हैं दोस्तों। रिवाज के मुताबिक तालीम की इब्तिदा उन्होंने मकतब से और वहां अरबी और फारसी पढ़ी। कहां से की? मकतब से। एक मदरसे में आपने दाखिला लिया, और वहीं से आपने अरबी और फारसी की तालीम आपने हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट स्कूल गोंडा में दाखिला लिया, और वहीं 1904 में उन्होंने मिडिल स्कूल पास किया। इस दौरान वालिद से अरबी और फारसी भी पढ़ते रहे। 1898 में गवर्नमेंट स्कूल, गोंडा की स्कूल है, वहां पर दाखिला ले लिया 1898 में। 1904 में 8वीं पास कर ली। 8वीं पास करते करते वालिद साहब से अरबी फारसी की तालीम भी कंटिन्यू चल रही थी। 1906 में जब वो इंटर के तालिब इल्म थे, वालिद के कहने की वजह से असगर ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया, लेकिन मुताला जारी रखा। वालिद साहब ने कहा कि अब आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? मुनक़ता कर दिया, यानी तालीम का सिलसिला आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपने पढ़ाई करना आगे छोड़ दिया। अब बात करते हैं मुलाजमत और हालात ज़िंदगी। अब बात करते हैं नौकरी को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इनकी ज़िंदगी की।
बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है। क्या चल रही है? कोई फिल्म चल रही है। आप इमेजिन करके देखें चीज को। आप असगर गोंडवी में एक बच्चा देखें, आप उस बच्चे को बड़ा होते देखें, आप उसकी शादी होता देखें, उसको बड़ा होता देखें, उसके कारोबार को, उसके काम को होते देखें, उसके लाइफ के स्ट्रगल को देखें। आपको लगेगा कोई फिल्म चल रही है। क्या चल रही? कोई फिल्म चल रही है, कोई मूवी चल रही है। इनकी मुलाजमत के बारे में देखिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उनके तसानीफ के बारे में। शादी वाला टॉपिक थोड़ा पेंडिंग रखिएगा, मैं लास्ट में समझाऊंगा जबरदस्त तरीके से आपको। आखिर में है दोस्तों कलाम की खुसूसियात। कलाम की खासियत क्या थी? शायरी में उन्होंने मुस्तकिल तौर से किसी से इस्लाह नहीं ली थी। इस्लाह नहीं ली थी कि वो पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं रह पाई थी। वाले साहब कहने से पढ़ाई भी छोड़ दी थी, तो पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं थी, इस्लाह भी उन्होंने नहीं ली थी। इब्तिदा में मुंशी खलील विजिद बिलग्रामी से इस्लाह लेते थे। बाद में कुछ अरसे तक मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को अपना कलाम दिखाया था, पर ये एकदम प्रॉपर वे में नहीं हुआ था। एक फॉर्मेलिटेड तरीके से काम हुआ था, प्रॉपर नहीं था। असगर गोंडवी के कलाम का निशात या रंग फारसी शायर हाफिज की याद दिलाता है। और ये बात क्या रखनी है? याद रखनी है। एक फारसी शायर हैं हाफिज, निशात या रंग खुशी वाला, सुरूर वाला जो रंग है, हाफिज की याद उनको दिलाता है। फारसी के बहुत अजीम शायर है हाफिज। उनके यहाँ तसव्वुफ मुख्तलिफ रंगों में नजर आता है, मसलन वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद और फना और बका। ये दोस्तों वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद जो है ना, ये एक सूफिज्म का एक तरीका है। हालांकि बाज़ उलमा इसको गलत मानते हैं, बाज़ उलमा का नज़दीक सही भी है। बाज़ उलमा कहते हैं वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का जो मतलब है ना, इसका घुमा फिरा के ये मतलब है। आपने हिंदू मजहब में एक चीज़ सुनी होगी, कण कण में भगवान, सुना होगा नहीं? कण कण में भगवान। तो तसव्वुफ वाले जो लोग होते हैं ना, इनका भी मेंटर कुछ ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं, इनका कहना है कि दुनिया की हर शहर में, दुनिया की हर चीज़ में हमें खुदा की कुदरत नजर आती है, हर चीज़ में खुदा की कुदरत नजर आती है, हर चीज़ में खुदा नजर आता है। और ये चीज़ को थोड़ा बाज़ उलमा क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। बाज़ उलमा इसको सही भी करार देते हैं। तसव्वुफ का मैटर थोड़ा सा अलग है, मैं तारीफ नहीं जाऊंगा बात को लेकर। असगर का अंदाज भी बिल्कुल मुनफरिद था, बिल्कुल अलग था, अनूठा था। उनके यहाँ निशात और सरमस्ती नजर आती है, जबकि आमतौर से शोरा के कलाम में यास, नाउमीदी और महरूमी नजर आती है। बहुत काम की बात है। जितने भी ज्यादातर शायर हैं, चाहे गालिब हैं, चाहे मीर हैं, चाहे दर्द हैं, सभी की शायरी में ज्यादातर यास, नाउमीदी, दुख, दर्द, महबूब से बिछड़ना, महबूब की याद, फिराक में जिंदगी गुजारना, रोना, आंसू बहाना, ये नजर आता है। लेकिन असगर गोंडवी ने जो लिखा है दोस्तों, उसमें सुरूर है, उसमें सरमस्ती है, उसमें खुशी है, उसमें तसव्वुफ का रंग है, बिल्कुल अलग तरीके लिखा है। असगर ने हुस्न महबूब की तर्जुमानी के लिए अपने अशार में मुनफरिद और ऐसे दिलकश पैकर तराशे हैं जिनकी मिसालें उर्दू गजल में बहुत कमियाब है। एक होता है दोस्तों कामयाब, यह है कमियाब। कमियाब यानी बहुत कम, रेयर, इंग्लिश में क्या होता है? रेयर। कमियाब यानी रेयर, बहुत कम है। आपने जिस तरह लिखा है ना, जिस तरह महबूब को जिस तरह खूबसूरती आपने लिखा है, महबूब को जिस तरह आपने पेश किया है, उतना हर किसी ने पेश नहीं किया। महबूब को पेश करने का ढंग असगर ने बिल्कुल अलग तरीके से अपनाया है। असगर ने सरापा और पैकर तराशी के सिलसिले में निहायत खूबसूरत और नादिर तशबीहात से क्या लिया है? काम लिया है। असगर को दुनिया की बेसबाती और उसके फानी होने का ना सिर्फ एहसास था, बल्कि गालिब की तरह उन्हें गमे इश्क का इरफान भी था। इसके बाद जब जदीद गजल अपना रिश्ता मुतवस्सिफाना फिक्र से तकरीबन मुनक़ता कर चुकी थी, उस दौर में भी असगर मुआसिर अदबी हंगामों और तहरीकात से दूर रहकर गजल के जरिए अपने कल्ब पर गुजरने वाली रूहानी वारदात, इश्किया जज्बात, दाखिली तजुर्बात और सूफियाना ख्यालात को शेर के सांचे में ढाल रहे थे। ये था दोस्तों इनका मैटर, किसका? असगर गोंडवी का। अब आते हैं दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की बात पर। देखिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आपको दो लोगों की शक्लें, दो चेहरे नजर आ रहे हैं। दो चेहरों के साथ दो नाम नजर आ रहे हैं, बीच में एक वर्ड नजर आ रहा है शादी। ये है जनाब, सुनिए ये पूरा मैटर, शादी का मैटर बहुत ज्यादा अजीब मैटर है। आपको याद रखना है, चीजों को समझना है। याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, पर याद रहे कि ये दोनों लोग अदब में बहुत माहिर लोग हैं। उर्दू अदब में बहुत अजीम तरीके से इनका नाम याद किया जाता है। और इन दोनों के साथ हुआ क्या था, कुछ क्या कहानी अजीब थी, वो सुने। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे टॉपिक खत्म हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर आपका मन है इन चीजों को जबरदस्त तरीके से सुनने का, सुनकर जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है।
जनाब ये है असगर गोंडवी साहब, ठीक है, और ये है जिगर मुरादाबादी साहब, दोनों को देख लिया। ये है जनाब शादी, ये है छुट्टन, ये है नसीम, और ये लिखा वहीदन। आखिर क्या है पूरी कहानी, ये ढंग से सुननी है। सबसे पहले बात करते हैं हम असगर गोंडवी की। असगर गोंडवी साहब राज बहादुर के चक्कर में घूमते फिरते थे। उनके चक्कर में आने के बाद उनको शराब पीने की आदत पड़ गई थी। आप आए दिन कहाँ जाते थे, शराब मैं खाने में पहुंच जाते थे। मैं खाने में पहुंचते पहुंचते एक दिन की मुलाकात किससे हो जाती है, जिगर मुरादाबादी सिंह की क्या होती है, मुलाकात हो जाती है। तो ये तो रहा फिल्म का पहला सीन, असगर का शराब पीना और एक शराब खाने में जिगर मुरादाबादी का मिलना, ये कहानी का फर्स्ट सीन। अब आते कहानी के दूसरे सीन पर। जिगर मुरादाबादी अंकल, इनकी क्या हो चुकी थी दोस्तों, एक वहीदन नाम की औरत से इनकी शादी हो चुकी थी। वहीदन नाम की औरत से इनकी शादी हो चुकी थी, ये शादीशुदा थे वहीदन से। जब इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई, इन दोनों ने मिलकर क्या लगाई, एक चश्मे की दुकान लगाई। इन दोनों ने मिलकर लगाई चश्मे की दुकान लगाई, और असगर ने कहा मैं तो दुकान बैठूंगा, तू बाहर जा और सप्लाई कर, मार्केटिंग का काम कर। तो क्या होता था, जिगर मुरादाबादी अपने घर से निकलकर, यानी दुकान से निकलकर गांव गांव जाकर मार्केटिंग का काम करते थे। कई कई दिन घर से बाहर रहते थे। ये जब कई कई दिन घर से बाहर रहते थे, कई कई दिन घर से बाहर रहते थे, इनको शक हुआ जिगर मुरादाबादी को कि कोई आदमी है जो मेरे घर आए दिन आता जाता रहता है, और वहीदन से उसके कुछ ना कुछ ताल्लुकात लग रहे हैं, वहीदन से कुछ मैटर बिगड़ा हुआ लग रहा है, इनको थोड़ा सा डाउट लगता है। तो ये क्या करते हैं, इनको शक होता है, और एक दिन इसी शक पर वो क्या करते हैं, वहीदन को छोड़ देते हैं। वहीदन को छोड़ देते तो कि भाई मुझे लगता है तेरा मामला सही लग रहा है। और होता यही है, 6 महीने बाद वो जो आदमी रोज आता जाता है ना, उससे वहीदन की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ये थी पहली शादी। शादियां देखें, एक बोर्ड पर मैं 10 शादियां करा दूंगा अभी बैठे बैठे, ठीक है। अब क्या होता है, वहीदन की उस आदमी से शादी हो जाती है जिससे उसका क्या होता है, चक्कर होता है, अफेयर चल रहा होता है। यहां पर साहब जिगर मुरादाबादी का दिल टूट जाता है। जिगर मुरादाबादी का दिल टूट जाता है, और जिगर मुरादाबादी खूब मुशायरों में आते जाते और दारू खाने में आकर पड़े रहते हैं। कई बार असगर के साथ भी आते जाते हैं, और असगर को बताते हैं यार मेरे तो हालत खराब हो गई, मेरी बीवी का चक्कर था, वो किसी और के साथ भाग गई, मैं बड़ा परेशान हूं। इसके वापस पहले सीन पर आते हैं। पहले सीन में क्या होता है दोस्तों, असगर गोंडवी जो है ये एक दिन तौबा कर लेते हैं। इनको ना एक दिन अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म, अल्लामा इकबाल साहब के ताहरत नफ्स के बारे में बात चलते चलते तौबा कर लेते हैं। उस तौबा के चलते ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन तब तक इनका कोठे पर आना जाना लगा रहता है। कोठे में छोड़ने के बाद एक छुट्टन नाम की औरत थी, एक छुट्टन नाम की औरत को असगर साहब से इश्क हो जाता है, सच्चा वाला इश्क हो जाता है। वो कहती कि मैं तो आपसे शादी करूंगी। ये कहता है कि मैं सब छोड़ चुका हूँ, ये गलत काम छोड़ चुका हूँ, तू भी तेरा अड्डे पे जा और मैं भी नहीं आऊँ, तू मस्त मैं भी मस्त। लेकिन ये पीछे पड़ जाती है, बल्कि घर के बाहर के बैठ जाती है, रात रात भंग घर के दरवाजे दहलीज पे पड़ी रहती है। इनको फिर तरस आ जाता है, तो कहते हैं एक शर्त पे शादी करूंगा, तू ये सारा काम छोड़ दे, ये अड्डे पे जाने वाला और सारे काम ना, धंधा वंधा सारा जो तेरा है ना, वेश्यावृत्ति का जो काम है सारा काम क्या कर दे, कोठे वाला काम बंद कर दे, तो मत शादी करूंगा। बल्कि तू नहीं, तेरे पूरा खानदान जो घर बार वाला है सबको बोली सारा काम छोड़े, गुनाह वाला काम है, छोड़ेगी तो शादी करूंगा। तो साहब होती है दूसरी शादी, छुट्टन की शादी हो जाती है किससे साहब, असगर से, इस बिना पर कि वो सारे काम छोड़ दे। ये हुई दूसरी शादी। अब बात आती है वापस जिगर मुरादाबादी की। जिगर साहब का दिल टूटा हुआ है, बीवी किसी और से शादी कर चुकी है। ये बात असगर साहब से देखी नहीं जाती है, मेरा दोस्त बड़ा परेशान है। तो ये क्या करते हैं, अपनी साली की शादी, ये नसीम कौन है, नसीम छुट्टन की छोटी बहन है, नसीम छुट्टन की छोटी बहन है। तो ये क्या करते हैं, नसीम की शादी जिगर से करा देते हैं, नसीम की शादी जिगर से करा देते। ये होती है तीसरी शादी, ये होती है तीसरी शादी। जिगर साहब जो थे ना, बड़े लाऊ वाले आदमी थे, घूमना फिरना, घर से बाहर रहना, ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। नसीम घर में अकेली रहती थी, घर में कुछ खाने पीने को नहीं होता था। तो जिगर साहब आते हैं, कहीं मुशारों में जाते, कहीं कुछ काम आप ला के लाते, 2-4 महीने में एक बार आते, खूब पैसा डाल देते, वो पैसा 4 दिन में खत्म हो जाता, वापस चले जाते। अब नसीम को हालत ऐसी होगी, कभी घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं, कभी घर के जेवर बेचने पड़ रहे हैं। वो बड़ी परेशान रहने लग गई थी कि किस आदमी से मेरी शादी करवा दी। ये बहुत दुखी थी, ये बहुत दुखी थी। छुट्टन को बड़ा दुख हुआ अपनी बहन को लेकर कि मेरी बहन बहुत तकलीफ में है। इन्होंने क्या किया, अपने शौहर से बोला कि मेरी बहन क्या है, तकलीफ में है, मेरी बहन का कुछ करो। इन्होंने जिगर साहब को समझाया, जिगर साहब के समझ में आई नहीं बात, वो बड़े ऐसे आदमी थे, लड़ाड़े आदमी थे, समझ में आई नहीं। तो उन्होंने, बहन ने कहा ऐसा करो, आप मेरी बहन से शादी कर लो, आप मेरी बहन से शादी कर लो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा आदमी, मेरी बहन का बहुत ध्यान रखोगे, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी बहन से शादी कर लो। पर इस्लामी कानून के मुताबिक एक आदमी 2 सगी बहनों से शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में इस बात की सख्त ममानियत है, मना है।
तो उन्होंने कहा भाई मेरे ऑलरेडी दूसरी शादी हो रही, बहन से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे तलाक दे दो। छुट्टन ने क्या कहा, मुझे क्या दे दो, तलाक दे दो और नसीम से शादी कर लो। तो क्या होता है, ये जिगर को बोलते हैं कि नसीम को तलाक दे। जिगर क्या करता है, नसीम को तलाक दे देते हैं। अब नसीम अकेली हो जाती है, इधर ये छुट्टन को तलाक दे देते हैं। छुट्टन भी अकेली, नसीम भी अकेली। तो ये अंकल है ना क्या करते हैं, मैं गिरी समझाता हूँ। अब क्या होता है, असगर नसीम से शादी कर लेते हैं और जिगर की शादी छुट्टन से हो जाती है। जिगर छुट्टन शादी कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? कहानी चेंज है, अभी कहानी खत्म नहीं हो, कहानी खत्म नहीं हुई है। अब असगर साहब नसीम को अच्छा रखते हैं, उधर जिगर साहब क्या करते हैं, छुट्टन के साथ वैसा व्यवहार रखते हैं जैसा हमेशा रखते थे। लेकिन पता है जब वहीदन छोड़ के चली गई, नसीम छोड़ के चली गई, तो छुट्टन कहाँ टिकने वाली थी, छुट्टन कहाँ टिकने वाली थी। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है साहब, असगर साहब का क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इंतकाल हो जाता है। असगर साहब का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। तो साहब इनकी जो बीवी नसीम वापस क्या रह जाती है, अकेली रह जाती। क्या रह जाती है, अकेली रह जाती है। तो जिगर साहब कहते हैं वाह भाई नसीम वापस अकेली होगी, मेरी पहली बीवी। तो जिगर क्या करते हैं, वापस नसीम से शादी कर लेते हैं। जिगर वापस नसीम से शादी कर लेते हैं, यानी पहले इनसे करी, फिर छोड़ी, फिर नसीम को छोड़ी, फिर इससे करी, वापस नसीम से कर ली, वापस नसीम का। अब भाई साहब छुट्टन की भी छुट्टन भी बीवी और नसीम भी बीवी है। हो सकता है छुट्टन का उस वक्त इंतकाल हो चुका हो, ये बात मुझे कभी ध्यान नहीं है। हो सकता है छुट्टन का इंतकाल हो गया हो, या हो सकता है छुट्टन को उन्होंने तलाक दे दिया हो। लेकिन ये वापस क्या करते हैं, नसीम से शादी करते हैं। और इस बार नसीम का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बार नसीम को बहुत पैसा, टका, शानो शोहरत, खूब जेवर खूब ला के देते खूब, कि अब बाबा मत जाइयो। अब जाते भी कहाँ, असगर साहब को तो क्या हो चुका था, इंतकाल हो चुका था। ये था दोस्तों कुछ शादी का पैरामीटर। तो जब भी असगर साहब की बात की जाएगी, जिगर साहब की बात नहीं की जाएगी, तो बड़ा खाली खाली लगेगा। आपको चीज़ समझ में आई नहीं आई? मैं पक्का कह रहा हूँ आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा। आप वीडियो को वापस बैक लीजिएगा, प्रीवियस करके थोड़ा वापस सुनिएगा कि पहले असगर की शादी छुट्टन से हुई और जिगर की शादी नसीम से हुई। फिर असगर ने नसीम को तलाक, असगर ने छुट्टन को तलाक दिया, जिगर ने नसीम को तलाक दिया। असगर ने नसीम से शादी की, जिगर ने छुट्टन से शादी की। उसके बाद असगर साहब का इंतकाल हो गया, जिगर ने वहाँ पर नसीम से शादी कर ली। इस तरह का पुराना पैरामीटर चलता रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं जो इस क्लास में मैंने बताई नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाने वाला है। जब भी असगर गॉन्डवी का टॉपिक आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ आपसे बात पूछी नहीं जाएगी। इतना याद कर लो वही बहुत है। PDF में कि डाल दूंगा, बाकी चीज़ समझ आ जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, ज़बरदस्त तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।